लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया था फ्रिक्शन, उसी को दोबारा से आज हम लोग रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ये फ्रिक्शन क्या है, ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इसे क्या जरूरत पड़ रही है इसे पढ़ने की, अगर ये हमारे जीवन में ना होता तो क्या होता, क्या समस्याएं आती हमारे जीवन में, ये सब हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला फ्रिक्शन के ना होने से क्या समस्या होती है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता हमारे जीवन में, इस दुनिया में फ्रिक्शन होता ही नहीं, मतलब ये सारा संसार फ्रिक्शनलेस होता, मतलब सारी सरफेस क्या होती, बिल्कुल चिकनी। जब बिल्कुल चिकनी होती तो क्या होता, जो हम लोग कॉपी में लिख पा रहे हैं तो लिखना भी पॉसिबल नहीं होता, प्लस जो रोड में चल पा रहे हैं ये भी नहीं चल पाते, प्लस और क्या होता, गाड़ी में टायर, गाड़ी जो चल रही है वो हमेशा चलती ही रहती, रुक नहीं सकती थी, ब्रेक लगाते तो भी नहीं रुकती। क्रिकेट खेलते हैं आप, एक बार बॉल चलना चालू कर दी तो बस चलती रहेगी, पहले तो पॉसिबल ही नहीं होता, खेलना ही पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है कि जो फ्रिक्शन है ये हमारे लिए दोस्त भी है हमारा और ये दुश्मन भी है, मतलब इसके एडवांटेजेस भी हैं और इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो सबसे पहले जानेंगे फ्रिक्शन है क्या चीज़। अगर आपसे कोई पूछता है कि फ्रिक्शन क्या चीज़, ये क्या है फ्रिक्शन, तो आप उसे बताएंगे फ्रिक्शन एक तरीके का फोर्स है, और वो भी कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ फोर्स। फ्रिक्शन क्या है, टाइप ऑफ फोर्स। टाइप ऑफ फोर्स में एक होता है कांटेक्ट फोर्स और एक होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो फ्रिक्शन जो है वो कांटेक्ट फोर्स है। फ्रिक्शन कौन सा फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स। बिना कांटेक्ट के फ्रिक्शन पॉसिबल नहीं है, कांटेक्ट तो चाहिए, किसी ना किसी बॉडी का कांटेक्ट होगा तभी वहाँ पर फ्रिक्शन अप्लाई होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक ही सरफेस है, इस सरफेस में आपने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, इस ऑब्जेक्ट को रखने के बाद ये जो सरफेस है ये रफ सरफेस है। सरफेस कैसी है, रफ सरफेस में एक आपने ऑब्जेक्ट रख दिया, रखने के बाद इसमें आपने फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट किया, फोर्स इसमें अप्लाई करना स्टार्ट किया। जब आपने इसमें फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट किया तो शुरुआत में जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे थे ये ऑब्जेक्ट चल नहीं रहा था, ये ऑब्जेक्ट चल नहीं रहा था। जब ये ऑब्जेक्ट चल नहीं रहा था उस समय अपोजिट डायरेक्शन में, जब ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है उस समय अपोजिट डायरेक्शन में जो भी फोर्स लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में जो भी फोर्स लगेगा वो फोर्स कहलाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या कहलाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। फिर आपने क्या किया, फोर्स की वैल्यू को बढ़ाना स्टार्ट किया, फोर्स की वैल्यू धीरे धीरे आप बढ़ा रहे हैं। एक टाइम आया कि ये फोर्स, मतलब ये ऑब्जेक्ट जस्ट स्टार्ट्स टू मूव, ये बिल्कुल जस्ट चलने वाला है। ये ऑब्जेक्ट क्या है, जस्ट चलने वाला। जब ये ऑब्जेक्ट जस्ट चलने वाला होगा उस समय जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसे बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं, व्हेन अ बॉडी जस्ट स्टार्ट्स टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ द अनदर सरफेस is known as limiting friction. When a body just starts to move over the surface of the another body is called limiting friction. ठीक है, तो the force acting to the opposite direction, और याद करें फ्रिक्शन होता है ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, ये आपके मोशन का अपोज करता है। क्या करता है, मोशन का अपोज। जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट चलेगा
उसके अपोजिट ही लगेगा। सबसे पहले आपने फोर्स लगाया और इसने चलना स्टार्ट नहीं किया, तो इसने चलना स्टार्ट नहीं किया, तब उस समय जो फोर्स लगेगा उसका नाम क्या होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। उसका नाम क्या होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। फिर आपने फोर्स बढ़ाया, जब फोर्स बढ़ाया तो इसने पहले आया जस्ट चलने वाला, जब जस्ट चलने वाला था तो उसे बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। और एक बात और याद कर लें, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है वो होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। एक बात और याद कर लें स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में, स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। अगर आपने इसमें फोर्स लगाया 5 न्यूटन का और ये चल नहीं रहा है, तो यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा उसका नाम क्या होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन, और उसकी वैल्यू क्या होगी? 5 न्यूटन। पॉइंट समझ आया नहीं आया? मतलब अगर आप यहाँ पर 6 न्यूटन लगा रहे हैं और ये चल नहीं रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो 6 न्यूटन ही होगा। फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? जितना आपने फोर्स अप्लाई किया होगा। जैसे इसके लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है 5.88, इसके लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है 5.88, तो आपने फोर्स अप्लाई किया 5 न्यूटन। तो कोई अगर आपसे पूछे कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बताइए, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू बताइए, 5 न्यूटन। इसको चलाने के लिए कितना चाहिए था? 5.88, लेकिन आपने अप्लाई कितना किया? 5 न्यूटन। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? 5 न्यूटन। समझ में आया पॉइंट? नहीं आया? कोई दिक्कत? अब इसके बाद क्या होगा कि जब आप इस फोर्स की वैल्यू को बढ़ा देंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन जितना था उससे ऊपर कर देंगे, मतलब ये जस्ट चलने के बाद चलने लगता है, ठीक है? जब बॉडी चलने लगेगी उस समय जो फोर्स, जो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा उसका नाम क्या होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या नाम होगा उसका? काइनेटिक फ्रिक्शन। जब कोई बॉडी चल रही होती है उस समय अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसे बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। जब कोई बॉडी चल रही होती है उस समय उसके मोशन को अपोज करने वाला जो भी फ्रिक्शन लगता है उसे क्या बोलते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन के टाइप्स होते हैं दो, एंड रोलिंग फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन के 2 टाइप्स हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन वाला केस और रोलिंग फ्रिक्शन वाला केस ये हमारा जब कोई बॉडी मूव कर रही होती तभी आता है। जैसे आपकी गाड़ी रोड पे जब चल रही है, तो गाड़ी रोड पे चल रही है उस समय जो फ्रिक्शन लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में टायर और रोड के बीच में वो है रोलिंग फ्रिक्शन। क्या है? रोलिंग फ्रिक्शन। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन कब होता है? जब हम इसे पकड़ करके खींच रहे हैं तो ये इसके ऊपर क्या हो रही है? स्लाइड कर रही है, ये आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। या इसे आप रख करके इसमें आप इस तरीके से मूव करा रहे हैं, ये क्या है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब आते हैं रोलिंग फ्रिक्शन में। जब आप इसे इसके ऊपर ऐसे रखते हैं और ये चल रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो क्या है? रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होगा कि एक बॉडी दूसरे सरफेस के ऊपर रोल करके चलेगी। When one body rolls over the surface of the another surface, the force acting opposite to the direction of the motion is known as rolling friction. Sliding friction में क्या होगा? When one body slides over the surface of the another surface, the force acting opposite to the direction of the motion of the body is known as sliding friction. एक बार जस्ट जल्दी से रिवीजन करते हैं कि फ्रिक्शन क्या है। फ्रिक्शन है आपका कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स कौन सा? जब कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी के
कांटेक्ट में आकर के फिर मूव करती है, तब क्या होगा वहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा उसे क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन का काम क्या है, ये हमेशा बॉडी का मोशन का अपोज करता है। इसके बाद आता है फ्रिक्शन के टाइप्स, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बॉडी चल नहीं रही है, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बॉडी चल नहीं रही है, उस समय अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा उसका नाम क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। फिर आप फोर्स को बढ़ाते जा रहे हैं, फोर्स की वैल्यू को, जब आप फोर्स की वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हैं तो एक समय आएगा कि बॉडी जस्ट चलने वाली होगी। जब बॉडी जस्ट चलने वाली होगी उस समय जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसे बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। आपने फोर्स की वैल्यू को और बढ़ा दिया तो बॉडी क्या होगी, चलने लगेगी। जब बॉडी चलने लगेगी तो क्या होगा, उस समय जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसे क्या बोलेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन के 2 टाइप्स हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है कि जब कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड करके चलती है तो अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसे क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और इसके बाद आता है आपका रोलिंग फ्रिक्शन। जब कोई बॉडी किसी एक सरफेस के ऊपर रोल करके चलती है तो अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसे क्या बोलते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन। पॉइंट समझ में आया। अब एक यहाँ से क्वेश्चन बनता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन कॉमा स्लाइडिंग फ्रिक्शन कॉमा रोलिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन, इन तीनों में से सबसे ज्यादा कौन होगा, सबसे ज्यादा होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। ये होगा क्योंकि जो इंटरलॉकिंग है, इंटरलॉकिंग बिटवीन द सरफेस एंड द बॉडी वो ज़्यादा अच्छी होती है। इंटरलॉकिंग क्या होती है, ज़्यादा अच्छी होती है, या ग्रिपिंग ज़्यादा अच्छी होती है, तो इस वजह से स्टैटिक फ्रिक्शन स्लाइडिंग में उससे ज़्यादा, रोलिंग में सबसे। गाड़ी जब चलती है तो कितनी जल्दी सरफेस को छोड़ देती है, अगली वाली सरफेस में पहुंच जाती है। जितनी जल्दी मूव करेगा उतना ही इंटरलॉकिंग कम है, जितना धीरे धीरे मूव करेगा इंटरलॉकिंग टाइम ज़्यादा है। इसमें इंटरलॉकिंग टाइम बहुत ज़्यादा है, इसमें उससे कम, फिर इसमें सबसे कम। तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर क्या होता है स्लाइडिंग, फिर क्या होता है पॉइंट क्लियर। अब इसके बाद ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है इसके बारे में और जानकारी लेते हैं कि इसका मास है m, इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा mg। किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। इसके बाद ये यहाँ पर कॉन्टेक्ट में है तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा। फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। याद करिए, फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। मतलब क्या है कि जब कोई ऑब्जेक्ट ज़्यादा भारी होगा उसे मूव कराने के लिए हमें फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। फोर्स ज़्यादा क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसका वेट ज़्यादा है। उसका वेट ज़्यादा है इसका मतलब उसका नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा है। आर क्या है यहाँ पर, आर यहाँ पर है आपका नॉर्मल रिएक्शन। आर क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ R is equal to mg. Every action there is an equal and opposite reaction. R is equal to आपका क्या गया, mg। अब आप Fr is equal to डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो आपका क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, इसका नाम क्या है म्यू। म्यू क्या है यहाँ पर, म्यू क्या है यहाँ पर, फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट, फ्रिक्शनल और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। पॉइंट समझ में आया नहीं आया। अब इसके बाद यहाँ से म्यू की वैल्यू आ जाएगी आपकी Fr/r। अब देखिए जाइए, फ्रिक्शनल फोर्स आपका ये हो गया, नॉर्मल रिएक्शन ये हो गया, इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट होगा एक, इन दोनों के
रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन ये है। तो रिजल्टेंट और नॉर्मल रिएक्शन के बीच का जो एंगल होता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसकी डेफिनेशन हम लोग खुद से बना सकते हैं। द एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड द रिजल्टेंट ऑफ normal reaction and the frictional force. The angle between normal reaction and the resultant of normal reaction and frictional force. ठीक है, इसके बीच का जो एंगल होगा वो क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे एंगल ऑफ रिपोज। क्या कहलाएंगे? एंगल ऑफ रिपोज। दिख रहा है ना बोर्ड में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लगेगा, इसका नॉर्मल रिएक्शन r लगेगा। अब इसको आप नीचे बढ़ा दीजिए। सबसे पहले एंगल ऑफ रिपोज जानते हैं क्या? एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, तो एंगल ऑफ रिपोज के लिए इधर ध्यान दें आप। इसको हमने उठाना स्टार्ट किया और ये इस तरीके से इसको उठाते जा रहे हैं, 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 उठाते जा रहे हैं और इतने पर था तब इसने स्लाइड करना स्टार्ट कर दिया। इस समय हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बन रहा है, हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बन रहा है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ the minimum angle of inclination with the horizontal. The minimum angle of inclination with the horizontal at which body just starts to slide down. At which the body just starts to slide down is known as angle of repose. The minimum angle of inclination with the horizontal at which body just starts to slide down is known as angle of repose. The minimum angle of inclination with the horizontal at which body just starts to slide down is known as angle of repose. Point clear? अब देखो अगर हम इस एंगल को थोड़ी देर के लिए अल्फा मान लेते हैं। अल्फा मान लिया, ये आपका हो गया 90 डिग्री, ये आपका हो गया 90 माइनस अल्फा, ये आपका 90 माइनस अल्फा, ये क्या होगा आपका 90, ये क्या हो जाएगा अल्फा। इसके कंपोनेंट mg के किस तरफ कितने आएंगे? mg cos अल्फा। इस तरफ क्या आएगा? mg sin अल्फा। आप लोगों को बताया था ये जो एंगल अल्फा है इस लाइन से जुड़ा है। जिस लाइन से एंगल जुड़ा होता है वो वाला लाइन cos कंपोनेंट और उसके परपेंडिकुलर जो होता है वो sin। अब ये बॉडी जा रही है नीचे की तरफ, जस्ट चलने वाली है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा Fr। तो जो r होगा तो आपका mg cos अल्फा के बराबर होगा क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है। तो r बराबर आपका हो गया mg cos अल्फा और Fr बराबर आपका हो गया mg sin अल्फा। Fr की वैल्यू क्या होती है? म्यू r होती है mg sin अल्फा। म्यू r की वैल्यू mg cos अल्फा इज इक्वल टू mg sin अल्फा। mg से mg कैंसिल हो गया, म्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा? sin अल्फा अपॉन cos अल्फा। म्यू इक्वल टू कितना आ गया? sin अल्फा। यहाँ से क्या आया? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ रिपोज। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ रिपोज। इसे हम लोग और लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। इसे हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। सेम यहाँ पर भी आप अगर tan थीटा अप्लाई करें इस वाले ट्रायंगल में तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। ये आपका हो गया Fr और बेस आपका हो गया r और आपको मैंने बताया था Fr की वैल्यू म्यू r अपॉन r, r से r कैंसिल हो गया, यहाँ कितना आ गया? tan थीटा बराबर म्यू, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। मतलब क्या निकल के आया? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन।
coefficient of friction is equal to tangent of the angle of